नमस्कार दोस्तों, द स्कॉलर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसा कि बताया गया है, टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल, सिस्टमैटिक एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन लर्नर्स। ठीक है, मतलब शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है वो जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना है। ठीक है, उसको कुछ ऐसा सिखाना जो उसके आने वाले जीवन में काम आ सकें, उसके व्यवहार में बदलाव ला सकें, न कि नंबर प्राप्त करना है या मार्क्स लाना है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जैसा कि शिक्षण शिक्षार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और संवादात्मक प्रक्रिया है। अब अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में देखें तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। 3 चीज़ें होंगी तभी ये पॉसिबल होता है। सबसे पहला कौन होता है? टीचर। ठीक है, टीचर के बाद होता है कैरिकुलम, यानी कि पहले शिक्षक होगा, फिर जो कैरिकुलम है यानी कि पाठ्यक्रम वो होगा, और जो तीसरा होगा वो लर्नर होगा। लर्नर को हम स्टूडेंट भी एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में शिक्षार्थी कहते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकती है। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट गायब है, या जैसे कि टीचर नहीं है, या पाठ्यक्रम नहीं है, या लर्नर नहीं है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसको कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से वो 3 मेन कंपोनेंट हैं कि जो कि इसको डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें टीचर, कैरिकुलम और लर्नर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो टीचिंग की परिभाषाएँ हैं कि शिक्षण क्या है, इसकी बहुत सी परिभाषाएँ हैं, बहुत से विद्वानों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है। मुझे वो बहुत ज़रूरी नहीं लगा, और ना वैसे क्वेश्चंस मैंने देखा है आने वाले समय में पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप KVS मैदान की बुक से पढ़ लीजिएगा। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस की अगर बात करें तो 2 तरीके से हम देख सकते हैं इसको। एक इसका नैरो मीनिंग है, एक ब्रॉड मीनिंग है। तो नैरो मीनिंग यानी कि संकीर्ण अर्थ की जब हम बात करें तो इसमें लिमिटेड टू क्लासरूम टीचिंग ओनली। ठीक है, और इसमें आती है फॉर्मल एजुकेशन अप टू स्कूल और कॉलेज लेवल्स, यानी कि यह केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित है और इसमें औपचारिक ज्ञान दिया जाता है। नैरो टीचिंग में आ गया ये। अगर हम इसके ब्रॉड मीनिंग की बात करें तो यह इसका ब्रॉड मीनिंग कहता है कि जो टीचिंग होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जब मनुष्य पैदा होता है और जब उसका अंत होता है, शिक्षण वहाँ तक होता है। एंड इट इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल टीचिंग। ठीक है, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो टीचिंग को हम लर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर संकीर्ण अर्थ में इसका देखा जाए तो टीचिंग का मतलब होता है कि अगर एक क्लासरूम है और उसमें टीचर, कैरिकुलम और स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो टीचिंग है। लेकिन अगर हम इसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो उसे हम लर्निंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि अब यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि अगर हम लर्निंग और टीचिंग यानी कि नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे। जो हमारी नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग में अगर टीचिंग की बात की जाए तो जो टीचिंग है वो एक क्लासरूम के अंदर ही हो सकती है, ठीक है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। लेकिन जो लर्निंग होती है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है और वो लाइफ लॉन्ग होती है, यानी कि जीवन भर होती है। लर्निंग का मतलब है कि हमारा सीखना, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि जब हम क्लासरूम में बैठे हैं, हमारे सामने टीचर है, कैरिकुलम है, तभी हम सीखते हैं ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हम जीवन भर, जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद जब हम मृत्यु तक जाते हैं, तो हम जीवन भर किसी न किसी चीज़ से, मनुष्य से, चींटी से, पंछी से, कुछ भी अगर हम सीखते हैं तो वो लर्निंग होती है, और ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ें तो कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
टीचिंग, यानी कि शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, पहला ये। दूसरा है शेपिंग बिहेवियर, व्यवहार में सुधार करना भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा है कि स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। और जो चौथा है वो आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना या आत्मनिर्भरता की तरफ उसको आगे बढ़ाना भी टीचिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। अब मैं अगर बताऊँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, तो आपको थोड़ा एथिकल वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि टीचिंग के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। और इसके अलावा टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, ये भी शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग, मैं ये आपको ये जो चीज़ें मेन हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, जो पूछी जाती हैं, वो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ चीज़ों में जो आती भी नहीं है और मैं बेकार में उसे आपको बताऊँ, इसलिए मैं जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग में जब हम देखेंगे तो शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के होते हैं, या जो टीचिंग होती है या शिक्षण होता है वो 3 स्तर पे होता है, या उसके 3 प्रकार होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। 3 लेवल होते हैं। तो जो मेमोरी लेवल है उसको हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है, जिसे स्मृति स्तर कहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे अवबोधन स्तर कहते हैं उसे मॉरिसन ने दिया था। ठीक, और जो इसका लास्ट स्टेज है जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं या चिंतनशील स्तर, उसे हंट ने दिया था। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जो पहला लेवल है मेमोरी लेवल है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है। और इसी तरह याद कर सकते हैं कि जो पहला है उसे हर्बर्ट ने दिया था, दूसरा मॉरिसन ने दिया था और तीसरा लेवल उसे हंट ने दिया था। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं और ये पूछा भी जाता है। अब बात करेंगे कि मेमोरी लेवल क्या है और इसमें क्या आता है। तो मेमोरी लेवल की जो शुरुआत होती है वो इनिशियल या लोएस्ट स्टेज होती है। मान के चलिए जैसे कोई एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता है ना, और फिर उसे धीरे धीरे जब स्कूल भेजा जाता है, जैसे वह केजी में जाता है तो उसको चीज़ें जो होती हैं वो उसको सिखाई जाती हैं, उसको बताई नहीं जाती हैं कि वो अपने थॉट प्रोसेस से उसको करे। उसको क्या होता है, चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको रटाना कहते हैं। कि उसको जैसे ये बता दिया गया कि ऐसे अगर कुछ बनता है ऐसे तो ये ए है, अगर ऐसे करके ऐसे कुछ बनाया जाता है तो ये बी है। ठीक है, अब बच्चे को इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर उसको दिखता है कि ऐसे कहीं ऐसे बना है तो ये बी है। ठीक है, तो ये सबसे निचला स्तर होता है जिसे हम शुरुआती लेवल कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रूट लर्निंग। ठीक है, रूट लर्निंग यानी कि तथ्यों को सिर्फ रटाया जाता है, जैसे हम ABCD 1 2 3 4 5 ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जब छोटे होते हैं तो इसका मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन बस हमको ये बताया जाता है कि ऐसे 1 दिखता है, ऐसे 2 दिखता है, तो हम रट लेते हैं उसको। ये वही स्तर है और इसमें ये टीचर सेंटर्ड होता है। ये बच्चे को सिर्फ रटाया जाता है। ये मेन जो डिपेंड करता है वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसे बच्चों को समझाता है, कम्युनिकेट करता है और उन्हें बताता है। ठीक है, और इसके की फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें RS मॉडल लागू होता है। ठीक है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पांस मॉडल लागू होता है। एंड नो रूल ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस, मतलब इसमें हम मान कर सकते हैं जब बच्चा होता है तो उससे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते इनको बहुत अंडरस्टैंड करे, बहुत इंटेलिजेंस दिखाए या ऐसी कोई बातें करें, बस हम उसको रटा देते हैं। और यही प्राइमरी लेवल है जिसे हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरे लेवल पे आएंगे तो उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम अवबोधन स्तर कहते हैं। अब मान के चलिए इसे मॉरिसन ने दिया, मान के चलिए कि जो बच्चा था वो, जिसको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अब वो क्या करता है, वो चीज़ों को, जैसे वो पहले था 1 2 3 4 5 या ABCD करके वो रटता था। ठीक है, अब वो रटता नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए जैसे उसने ABCD या 1 2 3 4 पढ़ने लगा, तो अब वो रटता नहीं है, वो समझने की कोशिश करता है। तो अगर उसको समझाया गया 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो अगर उसे अब 1 + 2 दिया जाता है तो वो समझ के 3 लिख देता है। ठीक है, 1 + 1 उसे बताया गया कि 2 होता है, तो अगर अब आगे उसको दिया जाता है 1 + 1 तो 2 लिख देता है। अब वो रटता नहीं है, अब वो समझता है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे तथ्यों को समझना होता है और सिद्धांत और जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे 2 ×
2 का मतलब 4 होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया कि ये जो 2 इंटू 2 का रूल है कि 2 इंटू 2 अगर होगा तो 4 ही आएगा, ठीक है, ये रूल हो गया। तो ये यहाँ पे नियमों को देखता है, पढ़ता है, ठीक है, अभी इसको अप्लाई नहीं करता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको वो उसमें मास्टरी हासिल करता है, पहली बात। फिर इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इसे जो मेमोरी लेवल था उसमें वो टीचर सेंट्रिक था, इसमें टीचर और लर्नर ये दोनों सेंट्रिक हो गए, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक अब सिर्फ रटा रहा है, बल्कि शिक्षक चीज़ों को बता रहा है और जो सामने वाला है लर्नर वो समझ भी रहा है। अब इसमें दोनों की म्यूचुअल कोऑपरेशन हो रही है, ठीक है। और फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई वो फैक्ट पढ़ता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, ठीक है, तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर फोकस करता है, जैसे मैंने अभी बताया एग्जाम्पल देके। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। इसके बाद जो तीसरा लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। तीसरा लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। जैसे एक बच्चा था, अब वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, एक छोटा बच्चा था, अब वो बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक। तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे हंड ने दिया था, ये हाईएस्ट थॉटफुल लेवल होता है। जैसे हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि हम उस कंडीशन में हैं अभी, ये हाईएस्ट थॉटफुल लेवल होता है। और ये इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को अपनाते हैं, और ये ज़्यादातर हो जाता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है। क्योंकि अब जैसे अगर अपना ही एग्जांपल हम इसमें ले लें, तो हमने पढ़ाई की, पहले हमने सीखा मेमोरी लेवल पे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने उनको क्यों सीखा था, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, हमने वो सीखा। अब क्या है कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान हमें कैसे करना है, यानी कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने जो आज तक सीखा है, ठीक है, उसका हम अप्लीकेशन करते हैं। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस थेरीज हमने सीखी हैं उसका हम अप्लीकेशन करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, खुद से उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षण की विशेषताओं की बात करें अगर हम, तो इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन पहली जो होती है, टीचिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि ये चलती रहती है। इसके अलावा ये इंटरैक्टिव एंड सोशल होती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल भी होती है, यानी कि हम चीज़ों को डायग्नोस करते हैं या उसका उपचार ढूंढते हैं, वो भी होता है। इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स, ये टीचिंग के बारे में कहा गया है। एंड इट इज़ मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मॉडिफाइएबल, यानी कि इसमें छात्रों की कमजोरियों को ढूंढा जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उसका उपचार भी किया जाता है, और यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ओके, ये टीचिंग की विशेषताएं हो गई। अब इसके नीचे आ जाओ, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं वो कौन कौन है। क्योंकि विदाउट दीज पिलर्स इफेक्टिव टीचिंग कैन नॉट हैपन्स, यानी कि अब जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके बिना टीचिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो 3 चीज़ें हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि, ठीक है। लेकिन अगर बुनियादी आवश्यकताओं की बात करें कि क्या क्या होना चाहिए, तो जो मैंने ऊपर बताया था कि टीचर होना चाहिए, एक लर्नर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट या कैरिकुलम होना चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट या कैरिकुलम होना चाहिए। अब इसमें चौथी चीज़ जोड़ दिया, इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट भी हमारे आसपास की चीज़ों को प्रभावित करता है। ओके, इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है। ये हमारी टीचिंग की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वे हैं। अब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताओं की बात करें, यानी कि जो इसमें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। टू टीच इफेक्टिवली अ टीचर मस्ट नो द डाइवर्स नेचर ऑफ लर्नर्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाना है, अपने स्टूडेंट का ध्यान रखना है और उसको जीवन में सफल बनाना है, क्योंकि टीचिंग का यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले उसे जानना पड़ेगा कि उसके जो छात्र हैं या उसके लर्नर हैं उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और किन पे उनको काम करना है, ठीक है। अगर वो नहीं जानेगा, सभी छात्रों को एक समान ट्रीट कर देगा, ठीक है, लेकिन इसमें से एक समान ट्रीट कर देगा, लेकिन इसमें से कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई बहुत कमज़ोर होगा, कोई उससे कमज़ोर होगा, तो सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए टीचर को ये जानना पड़ेगा कि किसकी क्या कमजोरियाँ हैं, किसकी क्या विशेषताएँ हैं, कौन किस में आगे है, और उसके अनुसार उसे पढ़ाना होगा, उसे बताना होगा, और उसके लिए उसको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा।
अब अगर शिक्षार्थी की विशेषता बताएं, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में कि जो विद्यार्थी है उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसका एकेडमिक जो उसका शैक्षणिक स्तर है कि वो कितना पढ़ा है, 5th पढ़ा है, 6th पढ़ा है, 10th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कितना पढ़ा है, वह उसको प्रभावित करता है। फिर सोशल, अब सोशल लगता होगा कि जो स्टूडेंट है उनको, लर्नर है उसको प्रभावित नहीं करेगा, पर सोशल बहुत ज़्यादा करता है। वो उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है, वो कहाँ से आया है, किन परिस्थितियों से निकल के आया है, उसको वो सुविधाएं मिली हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए या नहीं मिली हैं, ये भी उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इमोशनल, वह कितना इमोशनल है, नहीं है, या भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाता है या नहीं बहता, या अपने आप को स्थिर रखता है, ये भी उसकी जो लर्नर की सीखने की क्षमता है उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि वो कितनी संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें, ये भी शिक्षार्थी पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एडोलसेंट को बोलते हैं किशोर और अडल्ट को बोलते हैं वयस्क। तो हम किशोर से समझ सकते हैं कि जो हम मान लेते हैं कि वो वयस्क की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑटोनॉमस हो गए हैं। हम अब बहुत ज़्यादा शिक्षकों पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि हमें कोई सिखाए, कोई बताए फिर हम करें। हम प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक है, हम खुद से स्वनिर्देशित होते हैं, समस्या केंद्रित होते हैं और हम खुद से अनुभव करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, ये वयस्क हो जाते हैं। और एडोलसेंट जो होते हैं वो किशोर होते हैं, मान के चलिए। ठीक है, वो छोटे होते हैं, वो हाईली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। ठीक, और ये हो गया गाइड कंट्रोल इन्वायरमेंट नीडेड, यानी कि वो मेन थीम इसकी ये है कि वो शिक्षकों पर और अपने सहपाठियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे या जो 9-10 तक होते हैं उनकी बात अगर इसमें कर ली जाए, ये हो गया। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टर्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो प्राइमरी एक्टर्स हैं उनकी पहले हम बात करते हैं। तो प्राइमरी एक्टर्स में टीचर्स रिलेटेड फैक्टर और लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर, यानी कि स्टूडेंट्स रिलेटेड फैक्टर। तो जो ऐसे फैक्टर जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं, उसमें अगर टीचर्स रिलेटेड बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज एंड कमांड, कि टीचर की उस सब्जेक्ट में जिसको वो पढ़ा रहा है उसमें उसको कितनी नॉलेज है और उसको उसमें कितना कमांड है। ठीक है, इसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी कैसी है। ऐसा ना हो कि टीचर जो है वो जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट पे कमांड है, परंतु उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, टीचिंग में ऐसा देखा जाता है कि अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सामने वाले से, हम उसको जो हमें बताना है अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे, या जो उसे बताना है वो हमें कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से नहीं बता पाएगा, तो जो टीचिंग का एम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और टीचिंग एक्सपीरियंस, उसको कितना एक्सपीरियंस है, इसके अलावा वह किन मेथड्स का प्रयोग करता है। ऐसा भी ना हो कि जो टीचर हमारा है वो बहुत आदिम ज़माने का हो, वो ब्लैक बोर्ड चौक आदि से अभी भी पढ़ाता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं, तो टीचर को, जो टीचर अभी पढ़ा रहा है उसको इससे अवेयर होना चाहिए, और आए भले ना, लेकिन उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, उसको सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इस एक होता है कि वहीं पे ठहर जाए कि नहीं अब मैं नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा सीखने वाला होना चाहिए, नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी को सीखने वाला होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों में उसका प्रसार कर पाएगा और उसको बताएगा। ठीक है, अब लर्नर्स रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो शिक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बाद इसके लिए कि उसका प्योर नॉलेज एंड रेडनेस टू लर्न, यानी कि उसका अब जो लर्नर है उसका पहले का ज्ञान कैसा है, वो कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये भी इफेक्ट डालता है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट लेवल्स, अब इसकी बात करें तो अगर कोई बच्चा है जिसको पढ़ने के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन है उसका, कि उसे कुछ बनना है या उसे किसी के लिए पढ़ना है, उसे कुछ करना है, अगर ऐसा कुछ है, उसके पीछे मोटिवेशन है, उसे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो मतलब उसे सीखने में मज़ा आ रहा है, वो सीखेगा, चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अब ऐसा भी देखा जाता है कि जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग को इफ़ेक्ट करती है, शिक्षण को प्रभावित करती है। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो इधर उधर की चीज़ों में भटक रहा है या फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है, तो और उसकी
फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। तो ये भी कहीं न कहीं उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी उसको प्रभावित करती है, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पार्ट 2। अब पार्ट 2 पहले हमने ये पढ़ लिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग टीचर से रिलेटेड और लर्नर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग जो होते हैं वो संस्थान और वातावरण, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द डिलीवरी एंड सक्सेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब जिस संस्थान में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस संस्थान की जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल है, वो कैसा है, कि वो संस्थान अपने आप को अपडेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या भी पुरानी ही जो परंपरा चलती थी उसी पे काम कर रहा है, नई चीज़ों से अवेयर नहीं हो रहा है, ना सीखता है ना सिखाने दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है शिक्षण में। इसके अलावा लर्निंग इन्वायरमेंट, कक्षा का भौतिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण, कि हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम बात करें, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारे आज के प्राइमरी स्कूल्स हैं, मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी स्थिति कितनी बदहाल है। उनका ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ना तो उनकी बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पंखे चल रहे हैं, चलने की बात तो दूर है, लगे भी हैं या नहीं लगे हैं ये भी, और उसमें कहते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। तो जब आप उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, आप वही अच्छा नहीं बना पाएंगे, इंटरेस्टिंग नहीं बना पाएंगे, तो बच्चे कहाँ से पढ़ने आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनका मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अधिक मायने रखता है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज़ क्या हैं। अब देखो, कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसमें जो लर्नर है उसको बांध देते हैं। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट भी खुश रहता है, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों खुश हैं, तो सीखने का मौका अधिक मिलता है वहाँ पे, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, माहौल क्लासरूम का भी बहुत अच्छा होता है। परंतु अगर जो संस्थान की नीतियाँ हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी नहीं हैं, वो स्टूडेंट सेंट्रिक ना होकर के प्रॉफिट सेंट्रिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉफिट सेंट्रिक हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस में जो नीतियाँ रहेंगी वो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षण को प्रभावित करेंगी, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं, जिसका उसके शिक्षण पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी हमारी टीचिंग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे लिखा भी है कि मॉडर्न ICT इनेबल्ड सपोर्ट टूल्स इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कि अगर हम ICT का उपयोग करते हैं, नई चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो वो शिक्षण को और अधिक प्रभावी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम अभी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 क्लास और होंगी और हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी लेके आया जाए। अगर आपको अच्छी लगे तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगे तो भी बताइए, और क्या इसमें किया जा सकता है, क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ पहली बात तो, और मैं सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ये काम करता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। जब मैं दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए जब मैं खोजता हूँ, ढूँढता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। दूसरी चीज़ है, जब मैं दूसरों के लिए देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ऐसी चीज़ें बताई जाएँ, पढ़ाई जाएँ कि कहीं पे गैप ना हो, कोई कुछ चीज़ गलत ना हो। तो मैं खुद खोजता हूँ चीज़ों को, और मुझे खुद याद होता है, पता चलता है चीज़ों को, इसलिए मैंने इसको शुरू किया है। तो अगर आप इसे लाभ ले पाएँ तो आप भी लीजिए, और अगर कुछ हो तो मुझे भी बताइए। ओके, थैंक यू।